आज पाकिस्तान पर कुल सार्वजनिक कर्ज 80.5 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए से भी ज्यादा हो चुका है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह उस हकीकत का पर्दाफाश है जिसमें करोड़ों पाकिस्तानी जीने को मजबूर है। पिछले कुछ सालों में देश की अर्थव्यवस्था एक ऐसे अंतहीन भंवर में फंस गई है जहां से निकलना लगभग नामुमकिन सा लग रहा है। एक तरफ आसमान छूती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है, तो दूसरी तरफ विदेशी कर्ज का बोझ देश के भविष्य को ही दांव पर लगा चुका है। क्या आप जानते हैं कि वित्त वर्ष 2024-25 में पाकिस्तानी का सार्वजनिक कर्ज देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 70.7% हो चुका है, जो संसद द्वारा तय की गई 56% की कानूनी सीमा से कहीं ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि देश जितना कमा रहा है उससे कहीं ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ है। यह सिर्फ एक आर्थिक संकट नहीं है, यह एक मानवीय त्रासदी है जो हर गुजरते दिन के साथ और भी गहरी होती जा रही है। एक ऐसा देश जो 1947 में बड़े सपनों के साथ वजूद में आया था, आज अपनी ही बनाई हुई गलतियों के जाल में फंस कर रह गया है। इस वीडियो में हम किसी पर इल्जाम लगाने या सनसनी फैलाने के लिए नहीं हैं। हमारा मकसद सिर्फ उन कारणों की तह तक जाना है जिनकी वजह से पाकिस्तान आज इस कगार पर आ खड़ा हुआ है। हम जानेंगे कि पाकिस्तान इतना गरीब कैसे होता जा रहा है, इस तबाही की असल वजहें क्या है, और सबसे जरूरी सवाल कि आम आदमी इस तबाही की कीमत कैसे चुका रहा है। ये कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं, बल्कि उन करोड़ों लोगों के दर्द और संघर्ष की है जिनकी आवाज शायद बड़ी बड़ी बहसों में कहीं खो जाती है। तो चलिए पाकिस्तान की इस गिरती हुई अर्थव्यवस्था के पन्ने पलटते हैं और उस सच्चाई को समझने की कोशिश करते हैं जिस पर अक्सर पर्दा डाल दिया जाता है। किसी भी देश की आज की हकीकत उसके अतीत में लिए गए फैसलों का नतीजा होती है। पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली की कहानी भी एक दिन में नहीं लिखी गई, बल्कि ये दशकों की राजनीतिक अस्थिरता, गलत आर्थिक नीतियों और एक कभी न खत्म होने वाले कर्ज के चक्र का परिणाम है। जब 1947 में पाकिस्तान बना तो उसे विरासत में एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था मिली। देश की लगभग 90% आबादी गांवों में रहती थी और अर्थव्यवस्था कपास जैसी कुछ फसलों पर ही निर्भर थी। उद्योग धंधे लगभग ना के बराबर थे। शुरुआती दशकों में देश ने निजी उद्योगों के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन राजनीतिक स्थिरता कभी हासिल नहीं हो सकी। 1958 में पहला सैन्य तख्ता पलट हुआ और इसके बाद ये सिलसिला सा बन गया। अयूब खान के दौर में कुछ इंडस्ट्रियल विकास तो हुआ, लेकिन उसका फायदा कुछ चुनिंदा परिवारों तक ही सीमित रहा, जिससे समाज में अमीर और गरीब के बीच की खाई और भी चौड़ी हो गई। फिर 1970 के दशक में जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार ने नेशनलाइजेशन की नीति अपनाई, जिसके तहत बड़े बड़े उद्योगों, बैंक्स और यहां तक कि शिक्षण संस्थानों को भी सरकारी नियंत्रण में ले लिया गया। इसका मकसद तो शायद धन का समान बंटवारा करना था, लेकिन इसका असर उल्टा हुआ। सरकारी नियंत्रण में आने के बाद इनमें अकुशलता और भ्रष्टाचार बढ़ने लगा, जिससे प्रोडक्शन और क्वालिटी दोनों में भारी गिरावट हुई। इसने देश की औद्योगिक कमर तोड़ कर रख दी और प्राइवेट इन्वेस्टर का भरोसा हमेशा के लिए उठ गया। 1980 का दशक जनरल जियाउल हक के सैन्य शासन का दौर था। इस दौरान अफगान युद्ध के चलते पाकिस्तान को अमेरिका और वेस्टर्न देशों से भारी मात्रा में विदेशी मदद मिली। अर्थव्यवस्था में पैसा तो आया, लेकिन ये एक बैसाखी की तरह था जिसने देश को अपने पैरों पर खड़ा होने के बजाय विदेशी मदद पर और ज्यादा निर्भर बना दिया। इस पैसे का इस्तेमाल देश की उत्पादन क्षमता बढ़ाने या ढांचागत सुधारों में नहीं किया गया। 1990 का दशक पाकिस्तान के लिए खोया हुआ दशक साबित हुआ। इस पूरे दशक में राजनीतिक अस्थिरता अपने चरम पर थी। कोई भी प्रधानमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ की सरकारें बार बार बनती और बिगड़ती रही। इस राजनीतिक खींचतान के बीच देश की आर्थिक नीतियां दिशाहीन हो गई। भ्रष्टाचार ने सिस्टम को अंदर से खोखला कर दिया। इसी दौर में पाकिस्तान ने पहली बार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के दरवाजे पर दस्तक दी और यहीं से उस कर्ज के जाल की शुरुआत हुई, जिसमें देश आज तक फंसा हुआ है। हर नई सरकार पुराने कर्ज चुकाने के लिए नया और ज्यादा महंगा कर्ज लेती रही और ये चक्र आज तक जारी है। 2001 में हुए 9/11 हमले के बाद पाकिस्तान एक बार फिर अमेरिका का सहयोगी बना और उसे आतंकवाद के खिलाफ जंग में शामिल होने के लिए अरबों डॉलर की मदद मिली। लेकिन इस जंग की पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई। देश के भीतर आतंकवाद ने जड़ें जमा ली, जिससे आंतरिक सुरक्षा की स्थिति बेहद खराब हो गई। लगातार होते आतंकी हमलों ने विदेशी निवेश को पूरी तरह से रोक दिया
और टूरिज्म उद्योग तबाह हो गया। परवेज मुशर्रफ के दौर के बाद जब लोकतांत्रिक सरकारें वापस लौटी तो भी हालात नहीं सुधरे। एनर्जी संकट एक बड़ी समस्या बनकर उभरा। देश में बिजली की कमी के कारण कारखाने बंद होने लगे और एक्सपोर्ट में भारी गिरावट आई। सरकारों ने लोक लुभावन वादों के लिए सरकारी खजाने का मुंह खोल दिया, जिससे बजट घाटा बढ़ता चला गया। कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया कि आज पाकिस्तान अपने बजट का लगभग आधा हिस्सा सिर्फ पुराने कर्जों का ब्याज चुकाने में खर्च कर देता है। इसका सीधा असर विकास कार्यों पर पड़ा। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जरूरी क्षेत्रों के लिए पैसा कम पड़ गया। संक्षेप में कहा जाए तो पाकिस्तान की आर्थिक बर्बादी की कहानी किसी एक सरकार या एक घटना की देन नहीं है। ये दशकों से चली आ रही राजनीतिक अस्थिरता, जहां कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका, सेना का जरूरत से ज्यादा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दखल, भ्रष्टाचार जिसने देश की नींव को खोखला कर दिया, और एक ऐसी कर्ज पर आधारित अर्थव्यवस्था बनाने की गलती का नतीजा है जो प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट पर नहीं बल्कि विदेशी मदद और कर्ज की बौसाखियां पर टिकी रही। इन्हीं ऐतिहासिक गलतियों ने उस जमीन को तैयार किया जिस पर आज आम आदमी अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रहा है। आर्थिक संकट के आंकड़े और जीडीपी की परसेंटेज सिर्फ कागज पर लिखी संख्याएं नहीं होती। इनका असली मतलब तब समझ आता है जब ये कराची की एक तंग गली में रहने वाले हसन के घर का चूल्हा ठंडा कर देती है, या लाहौर की एक यूनिवर्सिटी से पढ़ी लिखी फातिमा को अपने सपने दफनाकर देश छोड़ने पर मजबूर कर देती है। पाकिस्तान का आर्थिक संकट आज सिर्फ अखबारों की सुर्खी नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का एक कड़वा सच बन चुका है। सोचिए, आप सुबह उठते हैं और आपको पता चलता है कि कल तक जो आटा आप खरीद रहे थे आज उसकी कीमत बढ़ गई है। पाकिस्तान में महंगाई की मार इतनी गंभीर है कि लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी एक जंग बन गया है। दिसंबर 2024 में रिटेल महंगाई दर घटकर 4.1% पर जरूर आई, लेकिन इससे पहले के महीनों में इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसका सीधा असर गरीब और मध्यम वर्ग पर पड़ रहा है। जब डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो सिर्फ गाड़ी चलाना महंगा नहीं होता बल्कि खेतों से मंडियों तक आने वाली सब्जियों से लेकर कारखानों में बनने वाले हर सामान की कीमत बढ़ जाती है। नतीजा ये होता है कि एक दिहाड़ी मजदूर जो दिन भर मेहनत करके कुछ रुपए कमाता है उसके लिए अपने परिवार का पेट भरना नामुमकिन हो जाता है। यह महंगाई एक खामोश हत्यारे की तरह है जो धीरे धीरे लाखों परिवारों की उम्मीदों और उनकी जिंदगी को निगल रही है। पाकिस्तान आज एक और बड़े संकट से जूझ रहा है, बेरोजगारी। देश में लाखों पढ़े लिखे नौजवानों के हाथों में डिग्री तो है पर नौकरी नहीं है। कंपनियां बंद हो रही है, कारखानों पर ताले लग रहे हैं और नए निवेश की कमी के कारण रोजगार के अवसर पैदा ही नहीं हो रहे हैं। 2024 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 5.5% दर्ज की गई। जब देश के भीतर उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखती तो लोग बाहर का रुख करते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान आज इतिहास के सबसे बड़े ब्रेन ड्रेन यानी प्रतिभा पलायन के दौर से गुजर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अकेले 2023 के पहले 6 महीने में ही 8 लाख से ज़्यादा लोगों ने बेहतर भविष्य की तलाश में पाकिस्तान छोड़ दिया। और सबसे चिंता की बात यह है कि देश छोड़ने वाले सिर्फ मजदूर नहीं हैं बल्कि हज़ारों की संख्या में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईटी प्रोफेशनल्स और अकाउंटेंट्स भी शामिल हैं। सोचिए, एक देश जो अपने रिसोर्सेज से डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को पढ़ाता है, लेकिन जब उनकी सेवाओं की देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो उन्हें मजबूरन विदेश जाना पड़ता है। ये सिर्फ प्रतिभा का पलायन नहीं है, ये देश के भविष्य का पलायन है। सरकार भले ही विदेशों से आने वाले पैसे को अपनी कामयाबी बताए, लेकिन ये इस बात का सबूत है कि देश अपने नागरिकों को एक सम्मानजनक जीवन देने में नाकाम हो रहा है। जब महंगाई और बेरोजगारी एक साथ हमला करते हैं तो इसका असर सिर्फ अर्थव्यवस्था पर नहीं बल्कि पूरे सामाजिक ताने बाने पर पड़ता है। गरीबी बढ़ती है, लोगों में हताशा और गुस्सा बढ़ता है और अपराध की घटनाएं आम हो जाती है। पाकिस्तान में यही हो रहा है। लोग अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। शिक्षा महंगी होने के कारण गरीब परिवारों के बच्चे स्कूलों से बाहर हो रहे हैं। स्वास्थ्य का बजट कम होने से सरकारी अस्पतालों की हालत खस्ता है। जहां आम आदमी को इलाज तक मिलना मुश्किल है, आज पाकिस्तान में जन्म लेने वाले हर बच्चे पर लगभग 3,33,000 रुपए का कर्ज है। ये एक ऐसा चक्र है जहां आर्थिक संकट सामाजिक समस्याओं को जन्म देता है और सामाजिक समस्याएं बदले में आर्थिक संकट को और गहरा कर देती है। आज पाकिस्तान का आम नागरिक इसी चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। उसकी लड़ाई सिर्फ
अपनी रोजी रोटी की नहीं है, बल्कि अपने बच्चों के भविष्य और अपने आत्मसम्मान को बचाने की भी है। जब कोई देश कर्ज के दलदल में गर्दन तक धंस जाता है तो उसके सामने रास्ते बहुत सीमित हो जाते हैं। पाकिस्तान की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आज देश एक ऐसे दौराहे पर खड़ा है जहां एक तरफ IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की सख्त शर्तों का कड़वा घूंट है और दूसरी तरफ दिवालिया होने का गहरा खतरा। पाकिस्तान दशकों से बार बार IMF के पास मदद के लिए जाता रहा है। ये एक ऐसा सिलसिला बन गया है कि जब भी देश की अर्थव्यवस्था डूबने लगती है, IMF एक बेल आउट पैकेज के साथ उसे अस्थायी रूप से बचा लेता है। हाल ही में पाकिस्तान ने एक बार फिर IMF से लगभग $7 बिलियन के राहत पैकेज पर बातचीत की है, जिसके तहत उसे किश्तों में मदद मिल रही है। यह पैसा अर्थव्यवस्था को तत्काल ढहने से तो बचा लेता है, लेकिन इसकी एक भारी कीमत होती जा रही है। IMF जब कर्ज देता है तो साथ में कई सख्त शर्तें भी लगाता है। इन शर्तों में अक्सर शामिल होता है सरकारी खर्चों में कटौती। इसका मतलब है कि सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास परियोजनाओं पर अपना खर्च कम करना पड़ता है। टैक्स बढ़ाना, आम जनता पर नए टैक्स लगाए जाते हैं और पुराने टैक्स की दरें बढ़ा दी जाती है। सब्सिडी खत्म करना, बिजली, पेट्रोल और गैस पर दी जाने वाली सरकारी छूट को खत्म कर दिया जाता है, जिससे इन चीज़ों की कीमतें और बढ़ जाती है। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना, इससे देश में कारोबार करना और महंगा हो जाता है, जिससे आर्थिक गतिविधियां और सुस्त पड़ जाती है। इन शर्तों का सीधा असर आम आदमी पर पड़ता है। महंगाई और बढ़ती है, नौकरियां और कम होती हैं और गरीबी में और इजाफा होता है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने खुद सार्वजनिक तौर पर इस लाचारी को स्वीकार किया है। उन्होंने माना है कि कर्ज मांगने के लिए जब वो और आर्मी चीफ विदेशों में जाते हैं तो उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है और कई बार ऐसी शर्तें माननी पड़ती हैं जो देश के लिए बहुत मुश्किल होती है। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जहां कर्ज से निकलने के लिए लिया गया कर्ज देश को और गहरे कर्ज में डुबो देता है। पाकिस्तान पर आज कुल विदेशी कर्ज $130 अरब के आंकड़े के आसपास है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा चाइना, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और IMF जैसे संस्थानों का है। हालात इतने गंभीर हैं कि पाकिस्तान को अपना सालाना बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग आधा, सिर्फ पुराने कर्जों और उनके ब्याज को चुकाने में खर्च करना पड़ रहा है। जब कमाई का इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ ब्याज भरने में चला जाए तो देश के विकास, सड़कों, अस्पतालों और स्कूलों के लिए पैसा कहां से आएगा? इस आर्थिक संकट ने पाकिस्तान के लिए रणनीतिक चुनौतियां भी खड़ी कर दी है। जिन खाड़ी देशों जैसे सऊदी अरबिया और UAE को पाकिस्तान अपना करीबी दोस्त और मददगार मानता था, वे भी भारत के साथ अपने आर्थिक रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। इंडिया और गल्फ कॉपरेशन काउंसिल GCC के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत चल रही है। अगर ये समझौता हो जाता है तो खाड़ी के बाजारों में भारतीय सामान पाकिस्तानी सामान के मुकाबले सस्ता हो जाएगा, जिससे पाकिस्तान के एक्सपोर्ट को एक और बड़ा झटका लगेगा। ये दिखाता है कि आज की दुनिया में आर्थिक ताकत की सबसे बड़ी कूटनीति है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था में बुनियादी ढांचागत सुधार नहीं करता, तब तक कोई भी बेल आउट पैकेज उसे इस संकट से बाहर नहीं निकाल सकता। इन सुधारों में शामिल है टैक्स सिस्टम में सुधार। आज पाकिस्तान में अमीरों और ताकतवर लोगों का एक बड़ा तबका टैक्स नहीं देता। टैक्स का दायरा बढ़ाना और सभी से ईमानदारी से टैक्स वसूलना सबसे ज़रूरी कदम है। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, देश को उपभोग आधारित अर्थव्यवस्था से हटकर प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट आधारित मॉडल अपनाना होगा। IT, टेक्सटाइल और कृषि जैसे क्षेत्रों में एक्सपोर्ट बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं। सरकारी कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन, घाटे में चल रही सरकारी कंपनियां जैसे पाकिस्तान स्टील मिल्स का बोझ अब देश की अर्थव्यवस्था नहीं उठा सकता। इन प्राइवेटाइजेशन करके इन्हें प्रोफेशनल तरीके से चलाना जरूरी है। पॉलिटिकल स्थिरता, सबसे जरूरी है पॉलिटिकल स्थिरता। जब तक देश में राजनीतिक खींचतान और अस्थिरता का माहौल रहेगा, कोई भी इन्वेस्टर यहां पैसा लगाने का जोखिम नहीं उठाएगा। यह रास्ता मुश्किल और लंबा है। इसमें ऐसे सख्त फैसले लेने होंगे जो शायद राजनीतिक रूप से लोकप्रिय ना हो, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। IMF की बैसाखियां और विदेशी कर्ज के सहारे देश को हमेशा नहीं चलाया जा सकता। पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा होना ही होगा, नहीं तो ये अनिश्चित भविष्य और भी अंधकारमय हो सकता है। हमने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के इस सफर को देखा, एक ऐसी कहानी जो उम्मीदों के साथ शुरू हुई थी
लेकिन आज कर्ज, महंगाई और नाउमीदी के अंधेरों में कहीं खो गई है। हमने देखा कि कैसे दशकों की राजनीतिक अस्थिरता, गलत आर्थिक नीतियों और एक कभी ना खत्म होने वाले कर्ज के सिलसिले ने देश को इस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। यह सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी नहीं है, यह उन करोड़ों लोगों की हकीकत है जिनके लिए हर नया दिन एक नई चुनौती लेकर आता है। यह उस माँ का दर्द है जो अपने बच्चों के लिए दूध नहीं खरीद पा रही, उस नौजवान की हताशा है जिसके पास डिग्री तो है पर नौकरी नहीं, और उस पिता की बेबसी है जो अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करने के लिए अपना वतन छोड़ने पर मजबूर है। आज पाकिस्तान का सार्वजनिक कर्ज जीडीपी के 70% को पार कर चुका है। बजट का लगभग आधा हिस्सा सिर्फ पुराने कर्जों का ब्याज चुकाने में जा रहा है। यह सिर्फ चेतावनियां नहीं है, ये एक बजती हुई खतरे की घंटी है जो बता रही है कि अब वक्त बहुत कम है। आईएमएफ के बेलआउट पैकेज और विदेशी मदद सिर्फ अस्थायी पेन किलर्स हो सकते हैं, बीमारी का इलाज नहीं। इलाज के लिए एक बड़े ऑपरेशन की जरूरत है, एक ऐसा ऑपरेशन जो देश की अर्थव्यवस्था की बुनियादी संरचना को बदले। इसके लिए टैक्स सुधार, एक्सपोर्ट को बढ़ावा, भ्रष्टाचार का खात्मा और सबसे बढ़कर एक स्थिर और दूरदर्शी राजनीतिक नेतृत्व की जरूरत है जो देश के हित में सख्त फैसले लेने से न डरे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान का राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व इन सुधारों को लागू करने की इच्छा शक्ति रखता है, या फिर ये देश कर्ज और मदद के इस अंतहीन चक्र में फंसा रहेगा। ये सवाल सिर्फ पाकिस्तान के भविष्य के लिए नहीं है, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए भी अहम है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या पाकिस्तान इस आर्थिक भंवर से बाहर निकल पाएगा? आपकी नज़र में इस संकट का सबसे बड़ा कारण क्या है और इसका हल क्या हो सकता है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर साझा करें। अगर ये वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि ये ज़रूरी चर्चा आगे बढ़ सके। और ऐसे ही और गहन विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।